आज सुनिए हिंदी के सुपरिचित एवं युवा कथाकार शहादत की लिखी हुई कहानी प्रिंस चार्मिंग। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ये एक अजीब दास्तान है जिसे मेरे सबसे विश्वस्त और करीबी व्यक्ति ने सुनाया है। वो ढलती मई का उमस भरा दिन था। उत्तरी छोर पर बादल कई दिनों से अड़े खड़े गरज रहे थे। सूरज हर रोज़ निकलता और किसी चतुर चालाक भेड़िए की तरह बादलों से अपना दामन बचाता पूरी तेजी से सारा दिन चमकता। काले बादलों के उस जमाव से हवा ठहर गई थी। पूरा वातावरण किसी दम घोटू कमरे का सा एहसास करा रहा था। गर्मी ऐसी थी कि पसीना आने से पहले ही सूख जाता। दोपहर के वक्त तो आंखों के आगे सितारे टूटने लगते, धुंधलापन छा जाता और कुछ भी साफ न नजर आता। अमान जब अपने दोस्त के घर से निकला था तो 11 से कुछ ऊपर ही का समय हुआ होगा, पर गर्मी इतनी कि जैसे दोपहर अपने उफान पर हो। गली में दूर दूर तक उसे कोई नज़र नहीं आया। सुबह 9 बजे जब वो आया था तो गली में कितनी चहल पहल थी। इतवार का दिन होने के कारण बच्चे गलियों में खेल रहे थे। गली के नुक्कड़ और अंदर वाले हिस्से में सब्जी की ठेलियों पर खड़ी आपस में बातें करती औरतें सब्जियां खरीद रही थीं। कपड़े और औरतों के सामान बेचने वाले सौदागर आवाज़ लगाकर अपने सामान की नुमाइश कर रहे थे। गली में घुसते ही उसने इस पूरे नज़ारे को देखा था। पहली घंटी पर ही उसके दोस्त की अम्मी ने दरवाज़ा खोल दिया और वो अंदर चला गया। अब जब महज 2 घंटे बाद वो घर से निकला था तो गली इस तरह सूनी थी जैसे किसी वीरान खंडहर महल का कोई गलियारा। गर्मी इंसान को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, उसके दोस्त ने कहा। उसकी आवाज़ सुनकर उसने अपने दोस्त की तरफ कुछ यूँ देखा जैसे सोच रहा हो कि वो उसके पास क्यों आया था। फिर उसने उसके हाथों को देखा जो किताबों और नोट्स का बंडल उसकी रेंजर साइकिल के कैरियर में फिट कर रहे थे। उसे याद आया कि वो उसके पास दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम तैयारी के लिए मटेरियल लेने आया था। पिछले कुछ दिन उसके ऐसे ही बीते थे, बेचैनी और बदहवासी में। उसने अपने सामने देखा और गर्मी की तपन को महसूस करने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया। गर्मी से ज़्यादा इंसान को उसके ख्यालात परेशान करते हैं। उसने अपने दोस्त से हाथ मिलाया और साइकिल पर सवार होकर घर की ओर चल दिया। वो वाकई पिछले कुछ दिनों में गर्मी से ज़्यादा अपने ख्यालात से परेशान रहा था। गर्मी को तो छोड़ो, उसे अपने आसपास की चीज़ का भी एहसास नहीं था। ख्यालात भी ऐसे कि उन्हें किसी के सामने बयान भी नहीं किया जा सकता। ये एक किस्म की उधेड़ बुन थी जो उसके दिमाग में हर वक्त मकड़ी के जाले की तरह गुथती रहती। उस चीज़ को तलाशने की कोशिश करती जो अब उसके पास नहीं थी, पर जब वो उसके पास थी तो उसे कभी उसके बारे में इस तरह के ख्यालात नहीं आए। वो चीज़ अब उसके सामने से गुम हो गई थी, या फिर उसने ही उसे गुम हो जाने दिया था, किसी रहस्य की तरह। और रहस्यमय चीज़ें इंसान को उत्तेजित करती हैं। कभी अपने शांत और प्रसन्नचित्त स्वभाव से सबको आकर्षित करने वाला वो घुंघराले बालों और गठीले बदन वाला नौजवान उत्तेजित था, शांत नदी में आए किसी उबाल की तरह। अंदर ही अंदर दहकता ये उबाल उसके वजूद को किसी लावा में तब्दील कर रहा था। उसके चेहरे के बरअक्स उसकी आंखें इस उत्तेजना को कहीं ज़्यादा नुमाया करती। उसकी आंखें जो किसी नरम और नाजुक गुलाब के पौधे की हरी पत्तियों के आकार की सी थीं, गोल नाक और लाल होंठ। उसके ऊपरी होंठ पर दाएं तरफ एक काला तिल था, चौड़ा चेहरा और उस पर भरी हुई सुनहरी दाढ़ी। उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगती। जब वो स्कूल में था और उसके दाढ़ी भी नहीं आई थी, वो लगातार 3 साल स्कूल के सबसे स्मार्ट लड़के का खिताब जीतता रहा था। कॉलेज जाने तक उसका चेहरा दाढ़ी के सुनहरे रोओं से, जो उसे किसी जर्मन नौजवान की सी आभा देती थी, भर गया था। फर्स्ट ईयर के आखिर में जब वो कॉलेज में ज़िले के 20 साल तक के नौजवानों का एक मॉडलिंग इवेंट आयोजित किया गया तो उसमें भी उसने फर्स्ट प्राइज़ जीता था। कॉलेज में उसके ज़्यादातर दोस्त उसके स्कूली सहपाठी ही थे, फिर उनमें कुछ नए लोग भी शामिल हो गए। वो हर वक्त अपने नए और पुराने दोस्तों से घिरा रहता। लाइब्रेरी, कैंटीन, बिल्डिंग ब्लॉक के बाहर पार्क में या फिर नाटक के प्लेग्राउंड की सीढ़ियों पर, हर जगह उसके दोस्त उसके साथ रहते। उसकी मित्र मंडली कॉलेज से दूर से ही नज़र आ जाती, हंसते खिलखिलाते चेहरे और हर वक्त बात करते होंठ, हर तरह के दुख और गम से परे उसी किस्म के कामों और ख्यालों में गुम।
जिस तरह के इस उम्र के नौजवान अक्सर करते और देखते हैं। उसके कुछ दोस्त कॉलेज में होने वाले नाटकों में जोशो खरोश से भाग लिया करते थे। हर नाटक में वे बहुत से छोटे बड़े किरदार निभाया करते। उनमें से कई का मानना था कि अमान को भी उनके साथ नाटक में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वे उसकी कदकाठी और खूबसूरती पर मोहित थे। उनका मानना था कि अगर वो एक्टिंग सीख लेता है तो वो यकीनन एक अच्छा एक्टर बन सकता है। एक दोस्त जो मीर की दीवानी थी और गालिब की शायरी गुनगुनाया करती थी, वो उसे अपने लिखे हर नए अशार सुनाया करती। उसका मानना था कि अगर वो शायरी सीख लेता है तो वो एक बहुत शानदार शायर हो सकता है। इसी तरह एक दोस्त बहुत अच्छी पेंटिंग किया करती थी। उसने उसका एक स्केच भी बनाया था। उसी ने उस स्केच के लिए उसका नाम प्रिंस चार्मिंग चुना था। उस स्केच को देखकर उसके दोस्तों ने उसे पेंटर से कहा था, वाकई अमान किसी राजकुमार की तरह खूबसूरत है। तुमने इसका एकदम सही नामकरण किया है। अपनी तारीफ सुनकर उसने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका ली थीं और उसका चेहरा लाल हो गया था। उसके दोस्तों ने जब उसकी वो हालत देखी तो उन्होंने अपनी बात का विषय बदल दिया और फिर वे अगले लेक्चर में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक पर बात करने लगे। वो लेडी पेंटर शायद उसे पसंद करती थी। इस बात का उसे एक बार ख्याल भी आया था। वो उससे अक्सर अकेले में बात किया करती और जब तक वो उससे बात कर रहा होता तो हमेशा मुस्कुराता रहता। इस पर भी उसके दिमाग में कभी इस तरह के ख्यालात नहीं आए थे जैसे ख्यालात से वो इन दोनों परेशान था। उसके सभी दोस्त उसे इतना चाहते थे कि जब कभी वो कॉलेज नहीं जा पाता या कॉलेज की छुट्टी होती तो ये उसके घर उससे मिलने पहुंच जाया करते। घर के बाहरी हिस्से में बना वो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बैठक खाना उस दिन तरह तरह की बातों, ठहाकों, गपशप और खाने की आवाज़ों से गूंजता रहता। मोहल्ले के लोग इन स्वच्छंद पक्षियों सरीखे नवयुवक और युवतियों की उन्मुक्त हंसी, अनकही बातों और चहचहाते चेहरों को बेवकूफ़ों की तरह खड़े देखते रहते। वे समझ नहीं पाते कि ये लोग क्या बातें करते हैं और किस बात पर इतना हंसते हैं। वो क्या चीज़ है जिसने उन्हें इतना खुश और बेपरवाह बना दिया है। लोग इसी किस्म की और भी बहुत सी बातें सोचते और कहते, पर वे कभी उस तह तक नहीं पहुंच पाते थे जहां वे पहुंचना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अमान मोहल्ले का इकलौता लड़का था जो पढ़ने जाता था या जिसके दोस्त उससे मिलने उसके घर तक आते थे। उसके अलावा और भी बहुत से लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज में पढ़ने जाते थे। लड़कियां तो स्कूल से आगे कम ही पढ़ पाती थीं, पर कई लड़के कॉलेज और दिल्ली तक पढ़ने जाते थे। इन सभी के भी दोस्त थे और उनमें से कई उनसे मिलने उनके घर भी आया करते थे। पर जैसा अमान के साथ था वैसा किसी के साथ नहीं था। शायद इसलिए कि अमान बहुत खूबसूरत था और वो उस घर का बाशिंदा था जो मोहल्ले में होने के बाद भी वहाँ नहीं था। उस घर के होने के बावजूद उसके न होने के इस एहसास ने लोगों के बीच उस घर और उसके बाशिंदों के लिए एक आकर्षण पैदा कर दिया था। बहुत कम लोग उस घर की तरफ जा पाते थे। मोहल्ले की वे औरतें जिन्हें उस घर या उसमें रहने वाले लोगों से कभी कोई काम आ पड़ता तो वे भी शायद ही कभी उसका दरवाज़ा लांघ पाती। वे दरवाजे के बाहर खड़ी रहती, उत्सुक निगाहों से अंदर का जायज़ा लेती और काम होते ही चली आती। दूसरे लोगों के बरअक्स वे लोग जो तबलीगी जमात में थे और मोहल्ले के हर घर में दीन की दावत देने जाया करते थे, उन लोगों को भी उस घर के अंदर जाने या उसमें झांकने का मौका नहीं मिला था। उनकी आवाज़ पर शायद ही उस घर में से कोई जवाब आता हो। दरवाजे पर खड़े होकर वे लोग 3 बार आवाज़ लगाते और जवाब न मिलने पर आगे बढ़ जाते। तबलीग में शामिल लोगों का ये काम भी नहीं था लोगों के घरों में झांकना। उन्हें तो बस हर बालिग मुसलमान को दीन की बात समझाना और उसे मस्जिद तक लाना था, उसे नमाज और कुरान सिखाना और इस लायक बनाना था कि वो शरीयत के मुताबिक सही गलत की पहचान करने वाला मुसलमान बन जाए। अपने इस काम को वे पूरी ईमानदारी और मेहनत से अंजाम देते। धीरे धीरे ही सही उनकी इस मेहनत का असर हो रहा था और मोहल्ले के बहुत से नौजवान और पढ़े लिखे लोग तबलीग में शामिल होकर जमातों में हो आए थे। जमात से आने पर उन्होंने मोहल्ले के लोगों के साथ अपने पुराने ताल्लुकात को और मजबूत बनाया और उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहे। लोगों के इस कारवां को बढ़ता देख जमात के साथी खुश थे, पर कुछ दिक्कतें भी थीं। तबलीग में शामिल होने वाले ज़्यादातर अधेड़ उम्र और बूढ़े लोग थे।
नौजवान बहुत कम, और जो थे भी वे नियमित तौर पर मस्जिद नहीं आते थे। हमें नौजवानों पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, जमात के नौजवान अमीर अर्थात लीडर ने कहा। अमीर साहब खुद भी खासा पढ़े लिखे थे और टेलर की दुकान चलाते थे। उन्होंने हाल ही में जमात की बागडोर संभाली थी। ये उन्हीं की सलाह और मशवरों का नतीजा था जो मोहल्ले की उस मस्जिद में, जिसमें कभी चंद बूढ़े लोग ही नमाज पढ़ते थे, अब वहाँ अधेड़ उम्र और नौजवानों की भीड़ थी। हमारे नौजवान और बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, वे इस कौम का कीमत अशाशा अर्थात वस्तु हैं। यही लोग हैं जो आगे बढ़ेंगे और इस कौम की रहबरी करेंगे। अगर उन्हें इस तरह खुला छोड़ दिया गया तो वे लोग गुमराह हो जाएंगे, भटक जाएंगे और अपने दीन और मज़हब से दूर हो जाएंगे। उनकी तालीम या कामयाबी से तब दीन और कौम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें उन्हें तबलीग में शामिल करने की, मस्जिद में लाने की और अपने साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इस नौजवान नस्ल को बेदीनी, गुमराही और दुनिया की मोहब्बत से बचाया जा सके। अगर हमने कुछ नहीं किया तो उन लोगों के गुनाहों के ज़िम्मेदार हम भी होंगे। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है और सही गलत का इल्म भी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे अपने लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें सही और गलत की तालीम दें। फिर हमारा तो काम ही यही है, लोगों को बुरे काम से रोकना और सही काम का हुक्म देना। अमीर साहब रुके और उन्होंने अपने सामने बैठे लोगों पर एक नज़र डाली। जमात में शामिल हर शख्स की निगाहें उन्हीं के चेहरे पर जमी थीं। अमीर साहब ने आगे बोलना शुरू किया। इन लोगों को जमात से जोड़ने के लिए हमें उनके स्कूल कॉलेज जाने आने के टाइम, खेलने और ट्यूशन जाने के टाइम का पता करना होगा कि वे कब क्या करते हैं और कब उनके पास वक्त होता है। इससे हमें उनकी ज़िंदगी में दखल दिए बिना उनसे बात करने में आसानी होगी। वे आराम से हमारी बात सुन सकेंगे और अल्लाह ने चाहा तो मानेंगे भी। उनकी इस सलाहों पर सही तरह से अमल किया जा सके, इसके लिए उन्होंने अपने नौजवानों साथियों की 2-2 और 3-3 की संख्या में जोड़ी बनाई और उन्हें अलग अलग लड़कों से मुलाकात करने की जिम्मेदारी सौंपी। अमान से बात करने की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली। इस काम में अपनी सहायता के लिए उन्होंने अपने 2 करीबी और चहेते साथियों को साथ जोड़ लिया। अमान के बारे में अमीर साहब का मानना था कि वो इनके लिए एक ऐसा मोहरा होगा जिससे वो इस दुनिया और दुनिया से मोहब्बत करने और इसी में गर्क रहने वाले, दुनिया के लिए अपने मज़हब और कौम को भूल जाने वाले सभी बादशाहों को मात दे सकते हैं। वो एक हसीन और ख़ूबसूरत नौजवान है। उसके बात करने का अपना एक अंदाज़ है, पढ़ा लिखा है और फिर जिस घर और ख़ानदान से वो आता है, लोग जब उसे जमात में जाते देखेंगे तो उनके दिल में भी खुदा का खौफ पैदा होगा और वे भी अपने रब की तरफ खिंचे चले आएंगे। उसके साथ एक बार हुई अपनी बातचीत को याद करते हुए उन्होंने कहा था कि उसके बोलने का अंदाज़ शायराना है। अपने इस अंदाज में जब वो मिंबर अर्थात मस्जिद में वो जगह जिस पर खड़े होकर खुतबा पढ़ा जाता है पर बैठकर तकरीर करेगा तो लोग अपने होश गंवा बैठेंगे। सिर पर टोपी, टखनों से ऊपर शलवार और घुटनों से नीचे कुर्ता पहनकर जब वो जमात में जाएगा तो हर कोई उसका मुरीद हो जाएगा। लोग उसकी बातों को न केवल सुनेंगे, उन पर अमल भी करेंगे। अमीर साहब के ख्वाब जब हकीकत में तब्दील हुए तो उनका असर उससे कहीं ज़्यादा था जितना कि उन्होंने सोचा था। 2-4 बार की मुलाकात से ही वो नमाज़ पढ़ने आने लगा था और फिर जल्दी उसने जमात में जाने का फ़ैसला कर लिया। वो इस अनजान दुनिया से जो हमेशा से उसके सामने खुली पड़ी थी, एकाएक जुड़कर अचंभित हुआ था और खुश भी। उसे इन पहचाने हुए अनजाने लोगों से मिलकर खुशी हुई थी जो एक ऐसी अनजानी दुनिया से संबंधित बातें करते थे जिसका दूर दूर तक कोई निशान नज़र नहीं आता था। इन अनजान लोगों की इन अनोखी और अद्भुत बातों का सबसे खास पुट ये था कि ये लोग उस अनजानी दुनिया की सभी बातें इस देखी भाली दुनिया जिसमें वे रहते हैं से जोड़ते हुए करते थे। कहते थे कि इसी दुनिया से होते हुए उस दुनिया का रास्ता है, वो दुनिया जो हमेशा रहेगी और वहाँ कोई गम ना होगा। इन लोगों से अपने शुरुआती अपनत्व और दीन यानी धर्म के प्रति अपने उस नए नए लगाव के चलते वो 3 दिन की जमात में जाने के लिए तैयार हो गया था, इस बात से अनजान कि धर्म एक ऐसी अच्छाई है जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हज़ारों बुराइयों को जन्म देती है। पर लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।
जैसे कि वो खुद भी नहीं था। एक बार 3 दिन की जमात में जाने के बाद वो कई बार जमात में गया, लगभग हर महीने। कॉलेज में 5वें सेमेस्टर के बाद पढ़ने वाली छुट्टियों में वो 40 दिन की जमात में भी हो आया था। इन जमातों में बीतते उसके हर दिन के साथ उसके दोस्त भी उससे जुदा होते चले गए। इस सब का असर सबसे ज़्यादा उसकी कॉलेज की ज़िंदगी पर पड़ा। कॉलेज से उसका एक तरह से मोह भंग हो गया। उसके दोस्त जो उसकी चाहत में उसके घर तक खिंचे चले आते थे, उनसे भी वो बड़ी बेरुखी से पेश आने लगा, क्योंकि बकौल अमीर साहब ऐसे ही लोग होते हैं जो एक मुसलमान को सही रास्ते से हटाकर गलत रास्तों पर लगा देते हैं। दुनिया के साथ साथ उनकी आखिरत भी खराब कर देते हैं। कोई साथ नहीं देता। खुदा के सामने हर किसी को अकेले ही अपने किए धरे का हिसाब देना होता है। यार दोस्त सब बारी बारी छूटते चले जाते हैं। और वाकई वे सब बारी बारी छूटते चले गए थे। फिर भी जब कभी वो कॉलेज जाता या बाज़ार और किताबों वाली गली में इत्तेफाक से उसे कोई दोस्त देख लेता तो वो उससे बात किए बिना न रह पाता। सबसे ज़्यादा तो उसकी लड़कियां दोस्त, वो शायरा और वो पेंटर, और वे दूसरी लड़कियां जो उसे चाहती थीं बिना उसकी जानकारी के। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए अमीर साहब ने उसे सबसे पहले पैगंबर की एक हदीस सुनाई थी। इस हदीस के मुताबिक अगर एक जवान मर्द किसी औरत से दोस्ती करता है या उसके साथ कोई गलत काम करता है तो याद रखें कि इसका बदला उसके घर की 4 औरतें चुकाएंगी, उसकी माँ, बहन, बीवी और बेटी। अगर वो नहीं चाहता कि कोई उससे संबंधित इन 4 औरतों के साथ वही सब करे जो वह दूसरे की बहन बेटियों के साथ कर रहा है, तो उसे इस सब से खुद को बचाना होगा। अमान की बहुत सी लड़कियों से दोस्ती थी, पर उसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई उसके चरित्र पर उंगली उठा सके। मुझे नहीं लगता कि किसी लड़की से दोस्ती करना बुरी बात है, उसने सोचा था। अगर उसकी बहन भी किसी लड़के से ऐसी ही नॉर्मल दोस्ती करती है जैसी कि उसकी दूसरी लड़कियों से है, तो वो कभी बुरा नहीं मनाएगा। ज़िंदगी जीने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे हवा, पानी, खाना, घर और दोस्त। दोस्तों के बिना आप ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। फिर महज किसी गलत सोच या बुरे इरादे के चलते खुद को लड़की और लड़कों के दड़बों में बंद कर लेना सही नहीं है। उसने अपनी इस सोच का इजहार अपने एक साथी से भी किया था। वो एक मौलाना था जिसने दारुल उलूम देवबंद से पढ़ाई की थी। अपनी इसी पढ़ाई के चलते वो अमीर साहब के खास बंदों में शामिल था। उसने जब अमान के ख्यालात सुने तो जवाब देते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसे ही आनन फानन में हो जाती है? किसी भी चीज़ को होने के लिए एक प्रक्रिया, तरतीब से गुजरना होता है। ये यारी दोस्ती, साथ उठना बैठना, घूमना फिरना, खाना पीना, ये सब वही तरतीब यानी प्रक्रिया है जो इंसान को उसी जगह ले जाती है जहाँ वो जाना नहीं चाहता, और अगर जाना चाहता है तो ये सब उसके काम को आसान बना देती हैं। तुम अभी शुरुआती दौर में हो और तुम्हारा कोई गलत इरादा भी नहीं है, उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा। पर तुम्हें क्या लगता है कि सब ऐसा चलने वाला है? नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारे ना चाहते हुए भी चीज़ें उसी तरफ जाएंगी। ये मत भूलो कि तुम एक लड़के हो और सामने वाली लड़की, दोनों के बीच खिंचाव होना आम सी बात है। इसीलिए पैगंबर ने लड़कों को लड़कियों से दोस्ती करने से मना किया है। अल्लाह ने जिन्हा अर्थात बलात्कार की बहुत दर्दनाक सज़ा रखी है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। किसी लड़की को देखना, उसके बारे में सोचना या अपनी सोच में ही उसके साथ कोई गलत काम करना भी गुनाह है। अगर किसी लड़की को देखकर तुम्हारे दिमाग में गलत ख्यालात आते हैं तो मानो तुम उस काम को हकीकत में कर गुजरे हो। इसका गुनाह भी तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना कि इसके करने पर। मेरी मानो तो अपने दिमाग से लड़की का ख्याल निकाल दो। हाँ, शादी के बाद पूरी मौज करना। उसने हंसते हुए अपनी बात खत्म की। मौलाना की बात तो खत्म हो गई थी, पर ये बातें अमान के दिमाग में हलचल मचा गई थी। क्या मतलब इसका? उसने अपने आप से कहा। जो काम आपने किया ही नहीं उसके जिम्मेदार आप कैसे हो सकते हैं? महज सोच लेने से ही क्या कोई काम हो जाता है? फिर सोचों पर किसका नियंत्रण है? सोच तो हवा की तरह होती है। कब, कहाँ और कैसी सोच इंसान के दिमाग में आ जाए, इसका तो खुद सोचने वाले को भी नहीं पता होता।
अगर किसी गलत बात के सोचने भर से ही इंसान उसका गुनहगार हो जाता है तो अल्लाह को उसे दिमाग ही नहीं देना चाहिए था। ना दिमाग होता और ना वो गलत सोच पाता। अब अगर उसके पास दिमाग है तो वो तो सोचेगा, इसमें अल्लाह की ही गलती है। लेकिन अल्लाह ने अगर इंसान को दिमाग दे ही दिया है तो क्या इंसान उससे गलत ही सोचेगा? उसने अपनी सोच के सिक्के को पलटते हुए दूसरी तरफ देखा। इंसान को अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए, पर गलत सोचों को भी तो नहीं रोका जा सकता। लेकिन अगर वो अच्छा सोचता है तो उसे गलत सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। उसने अच्छा सोचने का इरादा किया, पर वो इस इरादे पर कायम नहीं रह सका। जितना वो अच्छा सोचने की कोशिश करता उतना ही उसकी सोच दूसरी दिशा में भागने लगती। एक ओर वो अपनी सोच को गुनाह, अजाब और जहन्नुम से डराता हुआ खुदा की तरफ लाने की कोशिश करता। दूसरी ओर उसकी सोच उसकी इच्छा के विरुद्ध उन चीज़ों को बेपर्दा करती जिन्हें अब तक वो पर्दे में रखता रहा था। मानो उसका दिमाग उसके खिलाफ बगावत पर उतर आया था और वो चीज़ करने पर आमादा था जिसे वो नहीं करना चाहता था। वो पूरी रात परेशान रहा और करवटें बदलता रहा। अगले दिन वो एक टाइम की नमाज भी सही से नहीं पढ़ सका और उसके बाद किसी दिन भी नहीं। वो जितना अपने मन को शांत करने और उसे खुदा की इबादत में लगाने की कोशिश करता उतना ही वो उन चीज़ों की ओर भागता जिनसे वो उसे बचाना चाहता। वो अपने दिमाग को किसी ऑक्टोपस के पंजे में जकड़ा महसूस करता जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रह गया था। नमाज के दौरान वो खुद को कहीं ज़्यादा बेबस महसूस करता। गंदी सोचों से छुटकारा पाने के लिए वो कई कई बार अपने सिर को झटका देता। इसके बावजूद वे गंदी सोचें उसके दिमाग पर इस तरह उड़ उड़ कर चिपटी जैसे मधुमक्खी अपनी छत्ती पर उड़ उड़ कर बैठती है। वो नमाज के लिए खड़ा होता और ये मधुमक्खियाँ खूबसूरत चेहरों, सुर्ख होठों, चिकनी गर्दनों, गोला और चमकदार छातियों, मुलायम देह, गदराई जांघों, उनके बीच की योनियों और हिरनी जैसी नाजुक टांगों की शक्ल में घूमने लगती। नमाज में वो खुदा की तारीफ़ बयान करता और कहीं एक जोड़ी सुर्ख होंठ आकर उसके होठों को सी देते। वो कुरान की सूरत पढ़ता और कहीं से गोल मुलायम और चिकनी छातियाँ आकर कुरान की उस सूरत पर छा जाती। जमात की नमाज के दौरान वो मौलाना के पीछे खड़ा होता। मौलाना कुरान की सूरतें पढ़ता, वो सुनता और तभी उसका दिमाग उन्हें किन्हीं गदराई हुई जांघों के बीच ले पहुँचता। मौलाना पूरी नमाज पढ़ा देते और वो वैसे ही ज्यों का त्यों खड़ा रहता। घर आता, बिस्तर पर लेट जाता। सोचें ज़्यादा परेशान करती तो पढ़ने वाले कमरे में चला जाता। किताब खोलता और उनमें लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश करता। लम्हे भर बाद ही जाने कैसे वे शब्द उसके सामने होठों, छातियों, जांघों, योनियों और खूबसूरत गर्दनों की शक्लों में घूमने लगते। वो किताब बंद करता और बाहर निकल जाता। वो सड़कों और बाज़ारों में घूमता। सड़कों और बाज़ार में जहाँ कहीं भी उसे कोई हसीन और खूबसूरत लड़की नज़र आती उसका दिमाग सक्रिय हो जाता और वो उसे अपने ख्यालों में निर्वस्त्र करके बिस्तर पर पहुँच जाता। इन ख्यालों की वजह से कई बार वो गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीवारों से टकराता टकराता बचा था। सबसे ज़्यादा बुरा हाल उसका कॉलेज में होता। तबलीग में शामिल होने के बाद उसके बदले व्यवहार के चलते उसके बहुत से दोस्त उससे दूर हो गए थे और जो कुछ थे भी उनसे वो बात नहीं करता था। लाइब्रेरी, कैंटीन और पार्क में वो अकेला बैठा रहता और अपनी उस शायरा, पेंटर और दूसरी लड़की दोस्तों के साथ बिताए उन खास लम्हों को याद करता जब वो उनके साथ अकेला होता था। वो सोचता कि अगर वे लम्हे दोबारा लौट आए तो वे उनके साथ क्या कुछ कर सकता है। यह सोच उसके पाँव से लेकर सिर तक पूरे शरीर में करंट सा दौड़ा देती। वो झुरझुरी सी महसूस करता और उन लम्हों को हकीकत में बदलने के लिए उतावला उठता, पर किसके साथ? अब तो कोई था ही नहीं। उसके एग्ज़ाम हुए, वो कई सब्जेक्ट्स में फेल हो गया, लेकिन उसने बुरा नहीं माना। उसने सोचा कि वो मजबूत कदकाठी का है और पुलिस में उसे आसानी से नौकरी मिल जाएगी। उसने पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए उसने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की और कुछ किताबें खरीद लीं। वो कोचिंग पढ़ने के लिए गया लेकिन पढ़ नहीं पाया। वहाँ उसकी क्लासमेट कई लड़कियाँ भी थीं। जब वो उन लड़कियों को देखता तो उसके दिमाग में वही मौलाना की कही हुई बातें और उनसे उपजे ख्यालात घूमने लगते। सामने ब्लैक बोर्ड पर मास्टर रीजनिंग, मैथ्स और केमिस्ट्री के फार्मूले समझा रहा होता और वो अपने ख्यालों में अपने साथ बैठी लड़कियों को निर्वस्त्र कर रहा होता। क्लास ख़त्म होती और बाहर निकल आता। बाज़ार से होता हुआ घर जाता।
रास्ते में उसे जब भी कोई लड़की या जवान औरत नज़र आती, उसके दिमाग में फिर वही सब ख्यालात उमड़ने लगते। एक बार तो उसने बेख्याली में एक औरत को लगभग छू ही दिया। उस औरत ने उसका हाथ झटका दिया। एक बार उसने एक लड़की का हाथ पकड़ लिया और पिटते पिटते बचा। इसी तरह एक लड़की के पीछे जाते हुए वो एक गटर में गिरने ही वाला था कि सामने से दौड़ता आता एक बैल उसमें आ गिरा और वो किसी तरह बच गया। ये सब बाजार या घर से बाहर तक ही सीमित नहीं था, घर में भी उसका यही हाल था। रसोई में खड़ा एक बार वो अपने लिए दूध गर्म कर रहा था। गर्म होते होते दूध उबलने लगा और जलने लगा। जलन की बू से उसकी छोटी बहन रसोई में आई तो उसे देखकर भी उसके मन में वही सब ख्यालात घूमने लगे। उसने किसी तरह खुद पर काबू पाया और बहन को रसोई से बाहर कर दिया। ऐसे ही एक दिन घर का कोई प्लग खराब हो गया। वो उसे ठीक करने लगा। प्लग का तार अंदर से जल गया था। उसने उसे बाहर निकाला और प्लास से उसके तांबे के रेशे बाहर निकालने लगा। तांबे के रेशे निकालते निकालते अचानक पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने उस तार को अपने होठों से छुड़ा लिया और करंट लगने से उछल पड़ा। उसने तार को छोड़ दिया। हर बीतते दिन के साथ उसकी हालत इतनी ख़राब होती जा रही थी कि वो अपना ज़्यादातर समय मस्जिद, बाज़ार, कोचिंग या फिर दोस्तों के यहाँ बिताने लगा। उसे घर और घर में मौजूद अपनी माँ बहनों से डर लगने लगा। वो घर से अपनी साइकिल लेकर निकलता और बेमकसद इधर उधर घूमता, सड़क और गलियों की खाक छानता, यहाँ वहाँ भटकता रहता। अभी भी जब वो अपने दोस्त के घर से निकला था तो तब 11 से ऊपर ही का कुछ वक्त हुआ था। अब जब वो अपने घर पहुंच रहा है तो लगभग 2 बज चुके हैं। उसके दोस्त के घर से उसके घर की दूरी साइकिल से बमुश्किल 5-7 मिनट की होगी और वो लगभग 3 घंटे बाद पहुंचा था। धूप और गर्मी की वजह से मस्जिद के सामने का चौक एकदम खाली है, सड़क सुनसान है और गलियों में धूल भरे गर्म हवा के झोंके कटी पतंग की तरह डोल रहे हैं। उसने घर के सामने साइकिल रोकी और पलटकर मस्जिद की ओर देखा। जमात 1:30 बजे हो चुकी थी और अब मस्जिद के दरवाजे बंद थे। उसने सोचा कि वो मस्जिद जाए और नमाज़ पढ़कर वहीं कुछ देर आराम करे। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। साइकिल को उसकी जगह पर रखा और बरामदे की ओर मुड़ गया। बरामदा 3 ओर से कमरों से घिरा था। उसके दाएं और बाएं एक एक बड़े कमरे थे और सामने की ओर 2 कमरे थे। बरामदे के आगे लोहे के गाटर का चैनल वाला दरवाज़ा लगा था और उस पर अंदर से पर्दे पड़े थे। गाटर के ऊपर एक बड़ा रोशनदान था। पिछली बार जब उसके अब्बू और बड़ा भाई दुबई से आए थे, उन्होंने पूरे घर के लिए इस रोशनदान में एक एसी लगवा दी थी, जो बरामदे के साथ साथ चारों कमरों को भी ठंडा रखती थी। बरामदे के आगे बाहर की तरफ एक और बरामदा नुमा अहाता बना था। यहाँ एक तख्त और कुछ कुर्सियाँ रखी थीं। इस अहाते में धूप आती थी, इसलिए रोशन रहता है, जबकि बरामदे में गटर वाला दरवाज़ा और पर्दे पड़े होने के कारण धूप नहीं आती थी। इससे उसमें दिन में भी एक आरामदायक, ठंडा और खुशनुमा अंधेरा छाया रहता। एसी चलने की वजह से भी उसमें गर्मी महसूस नहीं होती थी। दोपहर का खाना खाने के बाद वो अक्सर बरामदे में ही आराम किया करता। कभी कभी अम्मी और बहन भी वहीं लेट जाती। अब्बूजी और बड़ा भाई जब दुबई से आते तो वे भी दोपहर में बरामदे में ही आराम किया करते। बरामदा एक तरह से गर्मियों की दोपहर में पूरे परिवार की संयुक्त आराम गाह थी, जहाँ वे आराम के साथ झपकियाँ भी लिया करते थे। बरामदे में घुसते ही उसे बाहर की गर्मी का शिद्दत से एहसास हुआ। उसका पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था और कपड़े जिस्म से चिपके हुए थे। उसे पानी की तलब हुई। वो रसोई की ओर जाना चाहता था, पर बाहर की रोशनी से एकदम अंदर के अंधेरे में दाखिल होने के कारण पहले तो कुछ दिखाई ही नहीं दिया। फिर थकान की वजह से उसका मन रसोई तक जाने को नहीं हुआ। वो उस खुशनुमा अंधेरे में आगे बढ़ा और ठीक एसी के सामने, जहाँ वो सीधे ठंडी हवा फेंक रहा था, जाकर दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया। उसने पास ही रखे सोफे से एक गोल चांद के आकार का मखमली तकिया उठाया और उस पर सिर रखकर लेट गया। लेटते उसे नींद आ गई और नींद में उसने एक सपना देखा। उसने देखा कि वो गर्मी के एक दोपहर एक घर में जाता है। घर की राहदारी और बरामदों को पार कर वो एक कमरे में पहुंचता है। उस कमरे में हल्का अंधेरा है। कमरे की पूर्वी दीवार में खिड़की है। खिड़की पर पर्दा पड़ा है। हवा के झोंके से पर्दा बार बार हिलता है और इससे रोशनी की किरणें अंधेरे को कमरे में पूरी तरह हावी होने से रोक देती हैं। कमरे की उत्तरी दीवार से लगा एक पलंग पड़ा है और उस पर एक लड़की लेटी है।
वो कम उम्र की एक खूबसूरत लड़की है। उस लड़की को देखते उसकी नसें चटकने लगती हैं और रगों में खून का बहाव तेज हो जाता है। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता लड़की के पास जाता है और उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर चूमने लगता है। उसकी सांसों की गर्माहट से लड़की की आंखें खुल जाती हैं और वो अपना हाथ छुटाने की कोशिश करती है, पर जितनी वो कोशिश करती है उतना ही उसकी पकड़ लड़की के हाथ में मजबूत होती जाती है। लड़की अपने दूसरे हाथ से उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है तो वो उसका दूसरा हाथ भी कसकर पकड़ लेता है। लड़की उससे खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाती है पर कामयाब नहीं हो पाती। वो चीखना चाहती है, उसके चीखने से पहले ही वो उसके मुंह में अपनी जेब से रुमाल निकाल कर ठूंस देता है। लड़की की आंखों में आंसू बरसने लगते हैं, फिर वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। बाहर बारिश की झड़ी लगी है। बादल जो कई दिनों से उत्तरी छोर पर डटे खड़े थे, गरज रहे थे। उन्होंने किसी चतुर और चालाक भेड़िए की तरह चमकते उस सूरज को फतेह कर लिया था जो कई दिनों से उनसे बच रहा था और अब अपनी पूरी क्षमता के साथ बरस रहे थे। उस बारिश में मोहल्ले की सड़क और गलियों में बाइक पर सवार 2 पुलिस वाले लोगों से अमान के घर का पता पूछ रहे हैं। पुलिस वाले अमान के घर के दरवाजे पर पहुंचे तो मस्जिद का मुअज्जिन असर की अजान अर्थात तीसरे पहर में 5 बजे होने वाली अजान के आखिरी बोल पढ़ रहा था। अजान के होते ही लोग बारिश में नमाज की ओर मस्जिद के लिए चल पड़े। मोहल्ले के आम नमाजी और तबलीगी जमात से जुड़े लोग मस्जिद में जा रहे थे और अमान के घर के दरवाजे पर खड़े पुलिस वाले उसकी अम्मी को बता रहे थे कि अमान ने 4 बजे सहारनपुर से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब कल ही उन्हें उसकी लाश मिल सकेगी। अभी आप सुन रहे थे युवा कथाकार शहादत की लिखी हुई एक मार्मिक और संवेदनशील कहानी प्रिंस चार्मिंग। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हिंदी साहित्य के हर पीढ़ी के लेखकों की कहानियाँ सुनते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।